हाय पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग वेल। तो आज का हमारा टॉपिक बीए साइकोलॉजी ऑनर्स कोर्स से ही है एंड आज हम बात करेंगे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स की, जिसे हम ओसीडी भी कहते हैं। एंड ये मैंने DSM-5 क्राइटेरिया लिखा है ओसीडी का। इसमें क्राइटेरिया ये बोलता है कि इस डिसऑर्डर के अंदर हमें ऑब्सेशंस देखने को मिलेंगे, कंपल्जन्स देखने को मिलेंगे, जो इसके नाम में ही है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, या दोनों भी देखने को साथ में मिल सकते हैं हमें। एंड ऑब्सेशंस को हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं, तो पॉइंट नंबर 1 एंड 2 विल डिफ़ाइन ऑब्सेशंस। ऑब्सेशंस का मतलब होता है कोई लगातार कॉन्टीन्यूअस या बार बार आने वाला ऐसा विचार मेरे दिमाग में, या ऐसा कुछ डिज़ायर, कुछ करने की अर्ज, या ऐसी कोई इमेज जो मैंने एक्सपीरियंस करी है किसी टाइम पर डिस्टर्बेंस के दौरान, एंड वो बहुत ज़्यादा इंट्रूसिव और अनवांटेड है मेरे लिए। मतलब कि वो मुझे अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डाल रही है, अनकंफर्टेबल कर रही है, और उसकी ज़रूरत नहीं है, वो अनवांटेड भी है। और वो बहुत सारे इंडिविजुअल्स को काफ़ी हद तक एनजाइटी और डिस्ट्रेस कॉज करती है। डिसऑर्डर वो तभी है क्योंकि वो मेरे लिए एनजाइटी प्रोवोकिंग या डिस्ट्रेस कॉजिंग है, राइट। एंड पॉइंट नंबर 2 की अगर हम बात करें तो इंडिविजुअल्स कोशिश करते हैं, वो अटेम्प्ट करते हैं कि वो इग्नोर कर सके या दबा सके, रिप्रेस कर सके, सप्रेस कर सके ऐसे विचारों को, ऐसे अर्जेस को, ऐसे इमेजेस को, या उनको न्यूट्रलाइज कर सके। न्यूट्रलाइज का मतलब यहाँ पे ये है कि उसको बेसिकली रिप्लेस करना, या उसको अभी के लिए रोक देना, एंड उसके उसके साथ उसको रोकने के लिए उसके इन इफ़ेक्ट उसके ऑपोजिट में, उसके ऑपोजिट का कुछ करना, कि मतलब मैं वो भूल जाऊँ, वो ना करूँ, एंड उसके ऑपोजिट कुछ अलग करूँ। उसको न्यूट्रलाइज करना किसी और थॉट से, किसी और एक्शन से। देन हम नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कंपल्जन्स की। कंपल्जन्स को कैसे डिफ़ाइन करते हैं, तो ये भी पॉइंट नंबर 1 एंड 2 से डिफ़ाइन किया जाएगा। सबसे पहले तो इसमें जैसे कि हम लगातार कुछ विचार ऐसे हैं जो सोचते ही जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं, कंटिन्यूसली मेरे दिमाग में वो निकल नहीं पा रहे हैं। ऐसी कुछ रिपीटेटिव लगातार जो बिहेवियर्स हैं वो मैं कर रही हूँ ओसीडी में। एंड वो रिपीटेटिव बिहेवियर्स और मेंटल एक्ट्स होते हैं। कुछ मेंटल एक्ट्स में आ जाएगा कि मैं कुछ वर्ड्स को साइलेंटली रिपीट करती जा रही हूँ एंड प्रे करती जा रही हूँ एक ही चीज़ के लिए, बार बार काउंटिंग कर रही हूँ मैं लगातार सेम ही चीज़ की। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास 10 नोट हैं एंड मैंने उनको काउंट कर लिया, फिर मैं उसी को ही वापस से काउंट करती जा रही हूँ, एंड मैं अपना सारा टाइम इसी में दे रही हूँ, ठीक है। इसके अलावा मैं कुछ और नहीं कर रही हूँ। एंड यहाँ पे सेल्फ केयर भी मैं भूल गई हूँ, मैं सिर्फ उन्हीं में लगी हुई हूँ एंड उसी काउंटिंग में ही हूँ, ठीक है। देन इट इज़ कॉल्ड डिसऑर्डर। रिपीटेटिव बिहेवियर्स में हैंड वॉशिंग आ जाएगा कि मैंने हाथ धो लिया, फिर मुझे एकदम से वहम होता है कि मैंने कुछ टच करा तो मैं फिर से हाथ धोने जाऊँ। चेकिंग आ जाएगा कि मैंने डोर लॉक कर दिया बट फिर वापस से मैं जा रही हूँ उसे चेक करने। एक बार जा रही हूँ, 2 बार जा रही हूँ, ठीक है, वो नॉर्मल है कि मैंने करा है नहीं करा लॉक, मैं एक बार देख लूँ। बट मैं बार बार लगातार जाए जा रही हूँ वहाँ पे 10 बार, 20 बार, 50 बार देख के ही आ रही हूँ वही सेम चीज़ कि लॉक है या नहीं, तो वहाँ पे डिसऑर्डर है। ऑर्डरिंग, कोई भी एक चीज़ मैं बार बार ऑर्डर कर रही हूँ, ठीक है। एंड ये जो होते हैं ना, ये इंडिविजुअल्स को ऐसा फील करवाते हैं कि वो मजबूर हो जाते हैं, वो ये परफॉर्म करते रहेंगे, बिहेवियर्स परफॉर्म करते रहें। क्यों? क्योंकि ऑब्सेशन हो चुका है उनके दिमाग में, वो सोच रहे हैं इन पर्टिकुलर विचारों के बारे में लगातार, तो और वो इसलिए वो वही बिहेवियर लगातार कर रहे हैं क्योंकि उनका दिमाग उनको ही सोचने पे और करने पे मजबूर कर रहा है। दैट द इंडिविजुअल फील ड्रिवन टू परफॉर्म इन रिस्पॉन्स टू एन ऑब्सेशन, या फिर अकॉर्डिंग टू रूल्स डैट मस्ट बी अप्लाइड रिजिडली, या वो इंडिविजुअल सोचता है कि अगर ये नहीं किया तो मेरे साथ ये गलत हो जाएगा, वो बुरा हो जाएगा, बट इन रियलिटी ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। एक बार हाथ धोने पे मोस्टली हाथ साफ़ हो ही जाते हैं, इंस्टेड ऑफ कि मैं उसके बाद लगातार धो रही हूँ, मुझे दिख रहा है कि मेरे हाथों से खून आ रहा है, स्किन निकल रही है, उसके बावजूद आई एम वॉशिंग, तो वहाँ पे डिसऑर्डर है क्योंकि वो सेल्फ केयर भूल गया, उधर उसी चीज़ में बुरी तरीके से घुस चुका है, ऑब्सेस्ड हो चुका है उसी के साथ। अकॉर्डिंग टू रूल्स डैट मस्ट बी अप्लाइड रिजिडली, मतलब ये सोचता है ये ऐसे रूल्स या कुछ ऐसे विचार हैं उसके दिमाग में जो नहीं हुए तो बहुत गलत हो जाएगा, उसके साथ बहुत बुरा हो जाएगा, तो इसलिए ये तो होने ही चाहिए, एंड इन्हें करना तो इस मस्ट मस्ट कंपल्सरी है, मैंडेटरी है, तभी वो कंपल्जन है, राइट। सेकेंड पॉइंट में अगर हम बात करें तो बिहेवियर और मेंटल एक्ट्स जो होते हैं ना, वो इंडिविजुअल को बचा लेते हैं, प्रिवेंट करते हैं, उनकी एनजाइटी जो होती है ना और डिस्ट्रेस जो होता है रिड्यूस करते हैं। क्यों?
उसको एनजाइटी और डिस्ट्रेस क्यों हो रहा है, क्योंकि उसके दिमाग में कुछ पर्टिकुलर विचार हैं। देन उसके बाद कुछ पर्टिकुलर रिपीटेटिव बिहेवियर्स हैं जो उसको करने ही करने हैं, बार बार वही सब करने हैं। एंड अगर वो उन चीज़ों को कर लेगा ना तो उसकी एनजाइटी रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि उन्हीं की वजह से तो उसे एनजाइटी हो रही है, राइट। तो वो उसको ऐसा लगता है कि वो चीज़ें ना उसे प्रिवेंट कर रही है, प्रिवेंटिंग उसके किसी ड्रेडेड इवेंट या सिचुएशन को प्रिवेंट कर रही है। ड्रेडेड मतलब होता है कि फियर प्रोवोकिंग या जो एक्सट्रीमली फियरफुल टाइप होता है ना, ऐसा कोई इवेंट या सिचुएशन उसमें उसको जाने से प्रिवेंट कर रही है। बट इन रियलिटी अगर मैं बात करूँ तो ये बिहेवियर्स और ये मेंटल एक्ट्स जो रिपीटेडली वो कर रहा है वो कनेक्टेड नहीं है रियलिस्टिक वे में। किसी भी नज़रिए से अगर मैं देखूँ तो रियलिस्टिक वे में कहीं से कनेक्टेड नहीं है। इन रियलिटी ऐसा कुछ भी नहीं होता कि मैं बार बार काउंटिंग करूँगी तो बहुत अच्छा हो जाएगा, या मैं बस खुद को संतुष्टि देने के लिए बोल सकती हूँ अगर मैं ओसीडी से सफ़र कर रही हूँ तो कि हाँ उससे मेरी एनजाइटी रिड्यूस हो रही है, उससे मैं किसी फेयरफुल इवेंट से प्रिवेंट हो रही हूँ, उसे अवॉइड कर पा रही हूँ, इग्नोर कर पा रही हूँ फेयरफुल इवेंट को। बट इन रियलिटी उससे मैं अपना नुकसान कर रही हूँ। बार बार सेम चीज़ कर करके मैं बाकी चीज़ें नहीं कर पा रही जो करनी चाहिए, जो करनी ज़रूरी है, यानी अपना काम पे ध्यान नहीं दे पा रही, टाइम वेस्ट करे जा रही हूँ। यू अंडरस्टैंड। एंड वहाँ पे सेल्फ केयर भी मैं भूल गई हूँ। आगे इसमें वही है, दीज बिहेवियर एंड मेंटल एक्ट्स आर नॉट कनेक्टेड इन रियलिस्टिक वे विद वॉट दे आर डिज़ाइन टू प्रिवेंट। तो ये कनेक्टेड नहीं होते हैं रियलिस्टिक वे में उस चीज़ से जिसको ये प्रिवेंट कर रहे होते हैं, और ये बहुत ज़्यादा एक्सेसिव होते हैं। यानी कि एक बार अगर ये कोई करने लग जाए तो वो फिर हद पार कर देगा और इन्हीं चीज़ों में लगा रहेगा और करता ही रहेगा एंड तभी वो डिसऑर्डर का रूप ले लेता है। क्राइटेरिया बी की मैं बात करूँ तो मैंने वहाँ लिखा है, ब्लू बॉक्स में दिख जाएगा, आई थिंक इट्स विजिबल, राइट। तो इसमें अगर हम बात करें तो ऑब्सेशन और कंपल्जन्स दोनों ही टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, जैसे कि मैंने बताया। मतलब ये तुम्हारा दिन में 1 घंटे से ज़्यादा टाइम ले ही लेते हैं। अब दिन में 1 घंटे से ज़्यादा अगर कोई बंदा हाथ ही धोए जा रहा है या वो सिर्फ चेक ही करता जा रहा है एक ही चीज़ को, बिल्कुल जैसे होता है ना परफेक्शनिस्ट तरीके से कि ये चीज़ यहाँ पे मैंने रखी है और ये यहीं पे रहनी चाहिए, फिर वो 1 मिनट बाद फिर से आके देख रहे हो वहीं पर है, फिर वो 4 मिनट बाद, 2 मिनट बाद, 3 मिनट बाद लगातार आके 10-20 बार देखते ही जा रहा है वो चीज़ वहीं पे पड़ी है कि नहीं पड़ी, या मैंने अलमारी में कुछ ऐसे अरेंज करा था तो ये ऐसी है कि नहीं। तो ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, ऑब्सेशंस भी कंपल्शंस भी। एंड दिन में हमारा 1 घंटे से ज़्यादा ले जाता है। प्लस ऑब्सेशन कंपल्शन जो है वो क्लिनिकली सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस कॉज करते हैं और इम्पेयरमेंट कॉज करते हैं, यानी कि हमारे बाकी चीज़ों को बहुत बुरी तरह और नेगेटिवली अफेक्ट करेगा। फिर चाहे वो सोशल है, चाहे हमारे काम के मामले में हो गया ऑक्यूपेशनल, सोशल में दूसरे लोगों के साथ हमारा बिहेवियर एंड दूसरे लोगों को भी हमसे दिक्कत होगी ऑफकोर्स अगर हम ऐसी हरकतें करेंगे, और हमें तो दिक्कत होगी क्योंकि हम सेल्फ केयर नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे हम अपने साथ ही सैक्रिफाइस कर रहे हैं। प्लस अदर इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ फंक्शनिंग में भी ये नेगेटिवली अफेक्ट करेगा। देन क्राइटेरिया सी की बात करें जो मैंने लास्ट में लिखा है, अगर इसकी बात मैं करूँ तो यहाँ पे ऑब्सेसिव कंपल्सिव सिम्टम्स जो है उससे मैं एट्रीब्यूट नहीं कर सकती किसी भी फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ सब्सटेंस या फिर ड्रग अब्यूज़ से या किसी और मेडिकल कंडीशन से। यानी कि मैं ये नहीं बोल सकती अगर किसी ने बहुत ज़्यादा अल्कोहल ले लिया है या ड्रग अब्यूज़ कर लिया है या वो किसी सब्सटेंस अब्यूज़ का शिकार है तो उसके पीछे उसका ओसीडी निकल के आया या ओसीडी रीज़न है। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ओसीडी अलग चीज़ है एंड सब्सटेंस अब्यूज़ अलग चीज़ होती है। तो आई कैन नॉट एट्रीब्यूट ओसीडी के सिम्टम्स या ऑब्सेसिव कंपल्सिव सिम्टम्स जो हैं उनके पीछे का मैं कॉज ये नहीं बता सकती कि किसी का जो सब्सटेंस अब्यूज़ उसने करा या जो ड्रग अब्यूज़ उसने करा उसका बॉडी में इफ़ेक्ट्स वो दिख रहे हैं, या किसी और मेडिकल कंडीशन को मैं उसका कॉज नहीं बता सकती और ओसीडी का या किसी भी डिसऑर्डर का। ये हर DSM-5 क्राइटेरिया में ये पॉइंट होता ही है एंड पता ही होगा, मैंने पहले भी जो DSM-5 क्राइटेरिया समझाया गुड डिसऑर्डर्स के उसमें भी ये चीज़ होती है। ऐसी एक लास्ट पॉइंट और था जो मैंने नहीं लिखा है, उसमें भी ऐसी था कुछ कि जो OCD है ना उसको अगर मैं बाकी और कुछ डिसऑर्डर्स से कंपेयर करूँ तो इट इज़ अ डिफरेंट डिसऑर्डर एंड बाकी डिसऑर्डर्स अलग है। जैसे जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर वो भी एंजाइटी प्रोवोक करता है बट उसमें अलग चीज़ें देखने को मिलेंगी, सिम्टम्स डिफरेंट है। ऐसे ही पैनिक डिसऑर्डर वो अलग है, उसमें अलग सिम्टम्स। अगोराफोबिया हो गया उसमें अलग है, स्पेसिफिक फोबियाज़ वहाँ पे अलग। तो ऐसे करके कुछ था एंड उधर अलग अलग डिसऑर्डर्स के कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स बताए हुए थे जो उसको OCD से डिफ्रेंशिएट करते हैं और जो OCD के स्पेसिफिक सिम्टम्स है जो उसे बाकी डिसऑर्डर से डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है,
तो अभी के लिए तो इतना ही। आई होप इंटरेस्टिंग लगा होगा और समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली आई विल कवर PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। आई होप समझ में आ गया होगा। कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो मुझसे पूछने का कष्ट उठाएं। एंड येस, इट्स अ पार्ट ऑफ BA साइकोलॉजी ऑनर्स कोर्स UDPD, अंडरस्टैंडिंग एंड डीलिंग विद साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। ठीक है, तो मैं ये पढ़ रही थी एंड मेरे को इंटरेस्टिंग लगा, मेरा मन किया, मैंने वीडियो बना दी। एंड वैसे भी काफ़ी दिन से स्ट्रेस मैनेजमेंट चल रहा है, तो उससे बोरियत भी क्रिएट ना हो, इसलिए इट्स अ न्यू कंटेंट अभी के लिए। कुछ भी समझ में नहीं आया तो मुझसे पूछने का कष्ट उठाएं। एंड थैंक यू सो मच अपना कीमती टाइम निकाल कर कीमती वीडियो देखने के लिए। कीप सपोर्टिंग जिज्ञासा जग्गू फॉर मोर वीडियोज़।